हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 28 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, 28 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था, पटना सेंटर था मेरा। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, मैंने कितना अटेम्प्ट लिया है, ठीक है, कितना अटेम्प्ट मैं और कर सकता था और किस कारण से मेरा अटेम्प्ट चूका, ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चन था, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी वॉरियर्स ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर वैसे लोग जो भी नौकरी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ग्रुप डी हो जाए, ठीक है, ताकि मैं आगे रेलवे में अपना करियर आगे बढ़ा सकूं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी भी हो जाने के बाद बहुत सारा डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे करके आगे अपना करियर बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि इस बार तो 32,000 वैकेंसी है। पता नहीं आगे कितना वैकेंसी आए या ना भी आए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में वैसे स्टूडेंट, चूँकि मेरा एग्ज़ाम 28 नवंबर को ही था दोस्तों, तो मैं तो चूक गया। बहुत अच्छा स्कोरिंग मैं नहीं कर सकता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा, किस कारण से नहीं रहा ये भी मैं सब कुछ आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स, वैसे योद्धा जो जिनका एग्ज़ाम मीन्स 1 तारीख दिसंबर से है, ठीक है, या सेकंड शिफ्ट में है, वो इस वीडियो से क्या सीख ले सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं और कितना आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, सही सही क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं, वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले 28 नवंबर को मैं जब एग्ज़ाम देने गया, पटना सेंटर था मेरा और मेरे सेंटर का नाम था KSM सॉल्यूशन। ठीक है, बहुतों को ये पता होगा। मैं वहाँ गया और सुबह ही पहुँच गया था, लगभग 10 और 9 बजे के आसपास में पहुँच चुका था। तो बाकी देर मैंने वेट किया, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। हमें ऐसा लग रहा था कि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो ऑलरेडी एक तो हरासमेंट हो ही जाता है, इतने दूर से आप जाइए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको भारी खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि भारी खाना खाने से भी दिमाग थोड़ा सा स्लो वर्क करने लग जाता है और नींद आने लग जाता है। और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम मैं समझता हूँ कि शायद ही कभी कभी अच्छा मेरा जा पाता है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ गया तो मैं एक तो हरासमेंट हो जाता है और ऊपर से खाना भी सही से नहीं खाना, और शाम में नींद थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो इस कारण से एग्ज़ाम में बहुत अच्छा उम्मीद नहीं करता हूँ कि जाए। लेकिन फिर भी सबका अपना अपना थोड़ा सा एक रूटीन होता है। मेरा रूटीन तो यही है कि अगर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाता है, बहुत अच्छा मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यहाँ वो फिज़िकल जो भी दिक्कतें हैं वो हमें कुछ नहीं किया। जो भी दिक्कतें आई हैं वो मेरे रिवीजन से रिलेटेड आई है, जिस कारण से मैंने थोड़ा सा अटेम्प्ट कम लिया है क्वेश्चन का। मैं बात करूँ तो जब मैं कंप्यूटर पे बैठा, स्क्रीन पे बैठा, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स को टच किया। किसको टच किया? मैथमेटिक्स को टच किया, ठीक है। तो हमें लगा कि मैथ बनाकर मैं बैठ जाऊँगा बहुत जल्दी से, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, टफ क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल, मैं बताऊँ तो एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं बहुत हल्के। अगर आपने 15 से 20 सेट भी ग्रुप डी का लगाया होगा, टेक्स्ट बुक, अगर ऐप की मैं बात करूँ टेक्स्ट बुक पे, तो 15 से 20 क्वेश्चन सेट भी आपने लगाया होगा। खास करके जो नया वाला आया हुआ है, ठीक है, न्यू पैटर्न पे, तो वो भी अगर आपने लगाया होगा तो इसमें आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा इस ग्रुप डी वाले एग्जाम में। क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो सेट दिया हुआ है न्यू पैटर्न वाला, वो काफ़ी टफ सेट है, ठीक है, काफ़ी टफ सेट है। वो बनाया गया है इसलिए, इस तरह इसलिए कि आपका टाइम मैनेज हो सके एग्जाम में। तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं लगाया था, लगता है कि 2 से 3 टेस्ट लगाया था और ज़्यादा नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाया था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उधर ग्रुप डी पे कोर्ट केस हुआ था, तो हमें लगा था कि शायद आई वालों की जीत हो जाएगी और हम लोग तो ऐसे भी बाहर हो जाएंगे। तो मैं उस उम्मीद में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था। लेकिन अब ईश्वर की ऐसी मंशा रही कि मतलब केवल ITI के फेवर में नहीं गया, दोनों के फेवर में रहा केस। तो मैंने फिर तैयारी करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, और उसी का नतीजा हुआ कि थोड़ा सा मैं चूक गया दोस्तों। क्योंकि मैं अपने टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 87 अटेम्प्ट लिया है, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा और सीरियस होता ना तो 95 तक के मेरा अटेम्प्ट जा सकता था। लेकिन क्या कमी रहा आगे हम बताएंगे। तो मैथ का क्वेश्चन मैंने बनाना शुरू किया, तो मैथ है बेहद हल्का था, ठीक है। लगता है कि 25 मैथ में मैंने 24 मैथ बनाया है, ठीक है। एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और उसके बाद फिर मैथ के बाद मैंने साइंस का पेपर टच किया, साइंस वाला सेक्शन देखा। क्योंकि साइंस ऑलरेडी मैं अपने हिसाब से देखता हूँ तो साइंस मेरा बहुत अच्छा है, और जीके भी अच्छा है, उसमें भी कोई शक नहीं है, इतना कि बहुत कम टाइम में मैं कर ले जाता हूँ। तो साइंस मैंने बनाना शुरू किया, तो लगता है कि मैंने 3 से 4 मिनट में पूरा का पूरा साइंस बना दिया, ठीक है। उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस में मेरा गलत भी हो गया दोस्तों, और वो बताऊँगा कौन कौन सा गलत हुआ है। तो वो गलत हो गया, लेकिन बाकी क्वेश्चन मेरा सही होगा। उसके बाद मैं फिर आया रीजनिंग पे।
रीजनिंग पे आया। तो रीजनिंग बनाने लग गया, तो चूँकि मैंने थोड़ा सा रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा था उसका मैंने रिवीजन किया था, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो भी मैंने देखा था। तो मैं कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे थे जो थोड़ा सा लड़कों को घुमा रहा था तो टफ लग रहा था, उन सबको ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, तो हमें पता था, माइंड में मेकअप था पहले से, तो उस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो उन सभी क्वेश्चन को बना लिया मैंने पहले ही, जो टाइम ले सकता था। और बाकी जो क्वेश्चन बचे वो काफ़ी ईजी थे और अच्छे थे। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, बहुत शानदार लगेगा, बढ़िया लगेगा। रीजनिंग भी आपको 25 30 में से आप लगभग 30 करके आओगे, इसमें गारंटी है। मुश्किल से अगर एक छूटे तो एक छूटे, क्योंकि मेरा भी लगता है कि रीजनिंग एक जो है ना वो शायद गलत हो गया है। ठीक है, बाकी मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट लिया है, इसमें भी कुछ ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं लगता, एक क्वेश्चन गलत होगा रीजनिंग में। और फिर मैंने करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए देखा, उस सेक्शन में उस स्लाइड पे गया, हमें लगा कि जीके भी होगा। ठीक है, जीके भी होगा, स्टैटिक जीके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पूरा का पूरा करंट अफेयर ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, और यहीं पे मैं चुका दोस्तों, क्योंकि इन सभी सेक्शन को अगर मिला दे मैं, रीजनिंग और मैथ और साइंस, इसको मिला दूं मैं, तो इन सबको मिला करके बाकी अगर मैं जीके सेक्शन में आया हूँ तो वहाँ पे मुश्किल से हमको लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन जो 2024 का है वो मैंने नहीं देखा था, उसको मैंने नहीं किया था। और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इस यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर का सेट करवा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको अभी एग्ज़ाम देना है आगे के शिफ्ट में, मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं 4 से 5 क्वेश्चन टच कर पाया वो इस सेट की वजह से कर पाया, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, तो दिक्कत ये हुआ कि हमें लगा कि 2024 का कौन पढ़ने जाए, और पढ़ना भी नहीं था मैं, क्योंकि टाइम नहीं था। तो 2024 वाला कहाँ से मैं पढ़ सकता था, और हमें ये भी लग रहा था कि 2024 का क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो उस कारण से मैं उसको देख करके नहीं गया था, केवल 2025 में। और जितना मैंने अपने यूट्यूब पे कराया उसमें से 4-5 क्वेश्चन आया है, और उससे ज़्यादा नहीं आया है। और बाकी मैं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं बचा था। एक बात तो है दोस्तों कि आप कितना भी जल्दी बना करके बैठ रहे हैं, फिर आप एनालिसिस करने के लिए बैठिएगा वहाँ पे जा करके कि कौन सा मेरा एकदम, कौन सा क्वेश्चन छूट गया, कौन सा रह गया है, आपको उतना टाइम नहीं मिलने जा रहा है। टाइम उस तरह से बचेगा नहीं, आप बना लीजिएगा तो भी नहीं बचेगा। तो और करंट अफेयर का जो लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके दिया हुआ था। मतलब को करंट अफेयर आसान है, लेकिन आपको 4 से 5 लाइन में वो दे रहा है। तो ये सब टाइम टेकिंग था और अंत में बना रहे थे, इस कारण से बहुत ज़्यादा मैं उसको टच नहीं कर पाया। वही 5 से 6 क्वेश्चन मैं टच किया हूँ, और उसमें से भी लगता है कि 1-2 गलत हो जाएगा और बाकी सही होगा। तो करंट अफेयर 2024 नहीं पढ़ा हुआ होने के कारण से मैं थोड़ा सा चूक गया। नहीं तो अगर मैं उसमें से 10 भी बना लेता दोस्तों, अगर करंट में मैं 10 भी बना लेता तो मैं 90 प्लस कर जाता। और इस 90 प्लस में कम से कम भी तो 2-4 से ज़्यादा गलत नहीं होता, उतना से ज़्यादा गलत होने ही नहीं जा रहा था। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कोई अच्छे से बना रहे हैं, जो फंस रहा है सब वो करंट अफेयर में फंस रहा है। ठीक है, और मैं नहीं जानता कि हो सकता है सेकंड शिफ्ट से कुछ और चेंज कर दे, करंट अफेयर हो सकता है आसान कर दे, मैथ और रीजनिंग या साइंस का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ बना दे। ये तो खैर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर 2024 का हम पढ़ करके जाते तो यकीन मानिए कि उतना हम स्कोर कर देते 90 प्लस। और वैसे स्टूडेंट्स जो सेकंड शिफ्ट में जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जिनका सेकंड शिफ्ट में है, जिनका 20 जनवरी में है, प्लीज़ आप 2024 का भी करंट अफेयर देख लें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आप 2024 का देखना शुरू करते हैं, 2025 का भी देखना शुरू करते हैं, तो बहुत समय है दोस्तों। यकीन मानिए कि हमें लगता है कि आप 20 में से कम तो 15 से लेकर के 16 करंट अफेयर करके आइएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि सेकंड शिफ्ट में जीके भी पूछ दे, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह का पैटर्न रह रहा है कि वहाँ पे अगर आप दोनों साल का 2024 और 25 का कंठस्थ कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप इतना 15 से 16 लगा के आइएगा। और 15 से 16 अगर आप सही कर लेते हैं करंट अफेयर में, तो यकीन मानिए कि आप 95 प्लस अटेम्प्ट तक के चले जाइएगा। और उसमें से आपको बहुत कम कटेगा, बहुत कम निगेटिव होगा, क्योंकि बाकी सेक्शन में आप उतना गलती नहीं करने जाइएगा। ठीक है, तो ये मेरा रहा पूरी तरह से कि किस कारण से मैं चूक गया, उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कम ही अटेम्प्ट रहा। अब इस पर जाने की कितना कट ऑफ जाएगा, उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि कट ऑफ 80 से नीचे रह सकता है, 80 से ऊपर ही जाएगा, अब देखा जाएगा। क्योंकि मैंने और पहले से जब मैं आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो आरआरबी एलपी में करंट का तो कोई जिक्र था नहीं। ठीक है, तो उस कारण से मैं पहले से भी करंट पढ़ करके रखा हुआ नहीं था। लेकिन आगे चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आगे देना है, जैसे बिहार एसएससी है, ठीक है, जिसको हम बिहार एसएससी में 2 है, एक +2 लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, बीएससी लेवल का है, तो इन दोनों का मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करंट अफेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप सब भी अगर कोई बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। आप बस पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, टिक कीजिएगा कि कितना आप सही कर रहे हैं, बस इतना ही आपका
स्कोर बूस्टअप कर देगा करंट अफेयर में। अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता लग सके और जितने भी भाई लोग आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाइएगा उनको एक अंदाज़ा लग सके, अनुभव हो सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ। तो मैंने एक पैम्पलेट टाइप का बना लिया है। आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का मैंने सबसे पहले लिखा है कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें फर्स्ट देखिए आप सैलोइज्म जो है, आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा, 2 या 1 तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल ईजी मिला है, बहुत ज़्यादा टफ जैसा टेक्स्ट बुक में लेवल टफ बनाया हो उस तरह का नहीं है। अगर उतना उसका आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो बहुत अच्छे से आप इसको बना ले जाइएगा। सेकंड आप देख लीजिए, क्योंकि ये आया हुआ था, एक क्वेश्चन इससे आया हुआ था मेरे सेक्शन में, मेरे एग्जाम में। उसके बाद सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये भी है दोस्तों, क्योंकि इस सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में आप देखिएगा कि जनरली 6 लोगों को पूछा जाता है कि 6 लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, इनका स्थान क्या है, उनका स्थान क्या है, इस तरह से पूछा जाता है। और मेरे एग्जाम में 7 लोगों को पूछा था। कितने लोगों को? 7 लोगों को। थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइएगा, एकदम भी चुकिएगा नहीं, क्योंकि 8 लोग वाला भी थोड़ा सा बन जाता है, 6 वाला भी बन जाता है, 7 लोग में थोड़ा सा टफ हो जाता है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे शिफ्ट में यही पूछा था, और कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ही करके जाइएगा, इसमें चुकिएगा नहीं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा सा मिस स्पेलिंग टाइप हो गया है। स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट मतलब कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, 5 से 6 लोग, ऐसा कुछ मिलता है कि उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं, ये उसके पीछे, वो इसके पीछे। ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, 2 क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। तो ये आप देख के जाइएगा और ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। मेरा था कि मैंने रेंडमली जैसे जैसे बोला गया था वैसे वैसे मैंने किया, अचानक से मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, 2-3 स्टेप में जाकर के बनाना पड़ता है, तब जाकर के बनता है। तो ये भी आप देख करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए कि ये आता है ना कि मंडे टू सैटरडे रिलेटेड क्वेश्चन। कहने का मतलब कि 4 या 5 लोग हैं, ठीक है। किसी का एग्ज़ाम संडे को है, किसी का मंडे को है, किसी को वेडनेसडे को, ऐसे करके दिया हुआ रहता है ना, 7 दिन सप्ताह का। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और ये भी वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप देख करके जाइएगा एकदम, क्योंकि यही सब आपका मार्क्स बूस्टअप करेगा दोस्तों। और बाकी क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि हर कोई बनाता है, और ये इन्हीं सब क्वेश्चन में बाकी लोग फंसते हैं। तो इन्हें आप देख करके जाइएगा। और मेरे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग शायद 2 था, इससे 2 क्वेश्चन तो जरूर था, ठीक है। तो ये आप इसको देख देख करके जाइएगा। और मैंने इसको बना लिया था, क्योंकि ये सब मेरे शिफ्ट में पहले ही क्वेश्चन आ रहा था, ये सब दिख रहा था, तो मैंने इसको बना लिया। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, बड़ा आसान पूछा था कि कोई लड़का है जो लेफ्ट साइड से इसका रैंकिंग 8 है, राइट साइड से इसका रैंकिंग 9 है, ऐसे करके था। तो कितने लड़के बैठे हुए हैं, आप इसको देख करके जाइएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ब्लड रिलेशन, इससे हमको 2 क्वेश्चन मिला था, ठीक है। और ये डायरेक्ट था, ठीक है, ए भागा बी, ठीक है, ए गुने बी, ए बी का क्या लगता है, ऐसे करके डायरेक्ट रिलेशन वाला दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें पूछता था कि ये उसका क्या लग रहा है, ए बी का क्या लग रहा है, इस तरह से पूछा हुआ था। तो इससे भी शायद मेरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया हुआ ही था। लेकिन आपको एक जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, तो ये आप देख करके जाइएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का जो रहता है ना, पजल टाइप का, ABCD ऐसे करके, पहला का दूसरा से ये रिलेशन है तो तीसरा का चौथा से क्या रिलेशन होगा, इस तरह से दिया हुआ रहता है। इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप देख करके जाइएगा और ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक रेलवे में जो नया ट्रेंड जो चला हुआ है, जैसे ABC और इधर दे दिया है हच, ठीक है, और उसके बाद फिर इसी तरह से स्टार दे दिया है इधर CD ऐसे करके। तो बोल रहा है कि हच और स्टार की जगह पे क्या होगा, ये भी आया हुआ था, आप इसको देख करके चले, क्योंकि LP एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था दोस्तों। और LP एग्जाम में मैं मेरिट में बस रह गया 1 मार्क से, समझे, 1 मार्क से रह गया, और यही सब रीजनिंग के कारण से। हालांकि यहाँ मैंने बना लिया, क्योंकि मैं देख करके गया था, और LP एग्जाम में थोड़ा भी मैंने प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके कारण से मैं थोड़ा सा पीछे रह गया और मेरिट से आउट हो गया। तो ये आप देख करके जाइएगा। और अगला भी LP एग्ज़ाम जिनका भी है, उनके पास भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रीजनिंग को आप देख करके जाइएगा। उसके बाद संख्या आधारित पजल जो कुछ इस तरह का आता है ना, लिखा हुआ था है कि जैसे 13 का 3 और 1 में इस तरह से ऑपरेशन नहीं करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है। 18 का 36 से क्या रिलेशन है, उसके बाद 72 का 144 से क्या रिलेशन, इस तरह का दिया हुआ था। ये भी आपको मिलेगा, जो आपसे बन जाएगा। जो थोड़ा सा दिक्कत करेगा यही ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये वाला जो रीजनिंग अभी ट्रेंडिंग में चला हुआ है, ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये मंडे संडे डे वाला जो क्वेश्चन है रीजनिंग में, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो आप जितना अधिक से अधिक हो सके ये प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप जीतिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक था मैथमेटिक्स, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैंने स्लाइड बनाया है। देखिए मेरे एग्जाम में किस तरह का आया हुआ था, आप देख सकते हैं। अंकित मूल्य से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, ठीक है, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, उस पर इतना % छूट दिया है, कि इतना में बेचा है, लाभ क्या होगा, या कितना % छूट मिला था, इससे 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इन सबको एक ही क्वेश्चन मानता हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझता हूँ, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या अंकित मूल्य, इन सबको एक ही क्वेश्चन है। अगर कहीं भी मतलब इन सबको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहीं भी बात किया जा सकता है क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकता है, तीनों को जोड़ करके दे सकता है या तीनों को अलग अलग दे सकता है, और तीनों एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मैं एक ही समझता हूँ, और इससे 2 से 3 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिला था। परसेंटेज से भी, परसेंटेज तो कभी कभी इन सब में ही जोड़ देता है, अलग से नहीं देता है। तो इनसे आप समझ आइए कि 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला था। उसके बाद दूरी और समय से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था मेरे एग्जाम में। और ये सब बनेगा, बहुत आसान पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत ही क्या पूछा जा रहा है, आसान पूछा जा रहा है। तो आपसे बनेगा, इजी लेवल है इन सब का, बनेगा। पता नहीं आगे के शिफ्ट में कैसा कर दे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बनेगा आपसे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था, और आई थिंक हमें लगता है कि 2 क्वेश्चन तो जरूर आया हुआ था। एक इस तरह से ABC, मतलब इसका रेशियो 2:3 है, इसका 4:5 है, तो आप बताइए ए और सी का रेशियो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करके आया हुआ था। और फिर एक ABC XYZ करके था, और उसमें 3 या 4 भाई था, वही XYZ ए करके, और सब में पैसा बांटना था, इसको इतना, ठीक है। और लिखा हुआ था कि ए को B से इतना ज़्यादा मिला है, ऐसे करके, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इसी टाइप के 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, जो बन गया था। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, उसमें से एक बना, हमसे एक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि एरिया एंड वॉल्यूम और पेरीमीटर भी साथ में है, एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर, ठीक है। 2D 3D शेप हम बोल सकते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, ठीक है, चाहे वो कोन हो, चाहे तो आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, इन सब से लगता है कि 3 या 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो ये भी आप करके जाइएगा, जितना भी 3D फिगर है सबका वॉल्यूम रट करके जाइएगा, और सबका एरिया रट करके जाइएगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ था कि आयत के अंदर में एक बिंदु है, और कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है सब सिरा, कुछ कोण दिया हुआ था, ठीक है, पता नहीं, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो ज्योमेट्री का एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा टफ लगा था इसको, ठीक है, लेकिन इसको मैंने सही शायद बना दिया है, भूल गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसको मैंने बना दिया था। तो ज्योमेट्री भी आप देख करके जाइएगा, और एरिया वॉल्यूम देख करके जाइएगा। उसके बाद LCM एंड HCF से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये सब आपसे बनेगा। थोड़ा सा ज्योमेट्री टफ करेगा, और वो बाकी सब आपसे बन जाएगा। बाकी कुछ वैसा टफ हमको लगा नहीं, तो बन ही गया। मैंने सब अटेम्प्ट कर दिया, शायद एक वही जो बोला मैंने छोड़ा था, नहीं बना था या गलत कर दिया, भूल गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं ये एनालिसिस कर दे रहा हूँ ताकि आप देख करके जाएँ आगे। साइंस की बात करें तो एकदम साइंस में तो हमें लगता है कि आप जितना भी 9th और 10th का जो NCERT है, ठीक है, क्या है, NCERT है, ये आप देख करके जाएं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रटने वाला जो है ना, रटने वाला डायरेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो अभिक्रिया के अभिक्रिया के होने के बाद कोई उत्पाद बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका रंग क्या होगा, ठीक है। PPT क्या बनेगा, PPT मीन्स अपक्षेप जिसको बोलते हैं, वो क्या बनेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ दे रहा है, बैलेंसिंग भी पूछ दे रहा है दोस्तों, एकदम ये सब छोड़ करके नहीं आना है। अगर आप 9th 10th पढ़े हुए हैं और ध्यान से पढ़े हुए तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, छूटेगा नहीं, छूटेगा तो बड़ा दुख होगा। तो ये आप देख करके जाइएगा, और कोशिश कीजिए NCERT ही पढ़ करके जाइएगा, एकदम हूबहू वहाँ से क्वेश्चन उठा करके डाल दे रहा है। और जो मेरे सेक्शन में जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ कि दर्पण और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मेरे एग्जाम में दर्पण से आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुख्य फोकस जो होता है किसी भी दर्पण का कहाँ पे होता है, ठीक है। लेंस से नहीं आया था, हो सकता है आपके एग्जाम में लेंस से पूछ दे, तो आप दर्पण और लेंस से रिलेटेड फार्मूला और न्यूमेरिकल जितना भी हो सकता है वो आप पढ़ के जाए, चाहे वो आवर्धन हो, ठीक है, -v/u लेंस के केस में, और +v/u दर्पण के केस में होता है, ठीक है। या फिर दर्पण फार्मूला जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, और लेंस के केस में माइनस हो जाता है। ये सब कुछ आप देख करके जाएं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि बनेगा ही बनेगा। शायद हमें लगता है कि एक न्यूमेरिकल भी दिया था हमारे सेक्शन में, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन तक के देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे था। बल या फोर्स मोमेंटम, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, Ke = P²/2m जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ये सब कुछ रिलेशन आप देख करके जाइएगा। बल की परिभाषा देख करके जाइएगा, आपको इससे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। VVI टॉपिक ही बन जाएगा, क्योंकि पूछ ही रहा है, कहीं से छूटने लायक नहीं है। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर से पूछा जा रहा है, ठीक है। और शायद एक क्वेश्चन इस तरह का था कि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितना काम कर रहा है, ठीक है, जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है और फोर्स के बीच में जो एंगल है, कोण है, ठीक है, वो 90 डिग्री बन रहा है, तो FS cos थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आप ये भी देख करके जाएं। उसके बाद जो फार्मूला होता है वर्क एनर्जी एंड पावर में, उसके बाद यूनिट, SI यूनिट तो आपको पूछेगा, और सबसे ज़्यादा डायमेंशन क्या पूछेगा, डायमेंशन, ठीक है, कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एकदम VVI है, पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने बताया था एक अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करके कि आया हुआ था कि क्या रिलेशन होगा, W = VQ का जो रिलेशन इसमें पूछा गया था कि V बराबर क्या होगा, तो W/Q होगा, मतलब विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। इकाई आवेश पर जो काम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, विभवांतर बोलते हैं। तो ये रट करके जाइए।
जाइएगा। उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला, इससे पूछ देगा आपको। उसके बाद R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए, इससे न्यूमेरिकल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। रॉ क्या है, ठीक है, आपको कंपेरिजन करने के लिए दे देगा कि एक तार है, उसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है। उसके बाद फिर सेम मटेरियल का तार लिया जा रहा है जिसका लंबाई इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा या रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं, ये आप सब कुछ देख करके जाइएगा। उसके बाद साउंड एंड वेव देख रहे हैं कि इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा साउंड एंड वेव से, तो ये भी आप देख करके जाइए। खास करके पिच जो होता है, ठीक है, कि कौन सा साउंड ज़्यादा तेज होता है, लाउडनेस जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, पिच किसके समानुपाती होता है, ठीक है, ये सब आप देख करके जाइएगा। साउंड एंड वेव में वीवीआई क्वेश्चन बनता है, यही सब पूछेगा। मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टेथियोस्कोप कैसे काम करता है, स्टेथियोस्कोप जो होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो स्टेथियोस्कोप जो होता है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन का देन होता है, ठीक है, अनंत या तो बहुत सारे परावर्तन का देन होता है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि तरंग इस तरह से परिवर्तित होती हुई जाती है, ठीक है, या हृदय से ये जो यहाँ पे होता है लगाने वाला कान में यहाँ तक आती है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, तो आपको ये सब क्वेश्चन देख करके जाना है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे आया हुआ था। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, आपको पूछ देगा कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, क्या रिलेशन है, Q क्या है, डेल्टा यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, एकदम क्वेश्चन पूछेगा। मेरे एग्जाम में तो नहीं आया है, लेकिन और शिफ्ट में सुनने में आया है कि आया हुआ है, तो आप इसको देख करके जाइएगा, चुकिएगा नहीं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वीवीआई क्वेश्चन, इसमें बस इसी से पूछेगा कि Q क्या है, ठीक है, डेल्टा यू क्या है। Q जो होता है हीट होता है, डेल्टा यू जो होता है ये इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा होता है या तो स्थितिज ऊर्जा होता है किसी भी निकाय का, और डब्ल्यू जो होता है काम किया जाता है, वर्क डन होता है, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्यू हीट चेंज बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा, हीट चेंज इसको। नेक्स्ट है आइडियल गैस लॉ, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आइडियल गैस लॉ, ठीक है, आइडियल गैस लॉ जिसमें पूछा जाता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है, एन पूछा जाएगा, इसमें आर क्या है ये पूछा जाएगा, आर होता क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसका अलग अलग मान होता है अलग अलग यूनिट पद्धति में, तो ये आप देख करके जाइएगा। इसमें आपको पूछ देगा कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, चार्ल्स लॉ पूछा जाएगा आपसे, गैलुसॉक लॉ पूछा जाएगा, बॉयल्स लॉ पूछा जाएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन बनता है, पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको देख करके जाइएगा। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी कहीं छूटना नहीं चाहिए, ये भी आप देख करके जाइए। उसके बाद आप देखें कि रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार एकदम भी बनेगा इसमें क्वेश्चन की संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद इंडोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे। और इससे भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसी में आपको आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन, ठीक है, या पीपीटी का बनना जिसको बोलते हैं अवक्षेप का बनना, ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप ये भी देख करके जाएं। और मेरे एग्जाम में आया हुआ था जैसे कि PbNO3 लेड नाइट्रेट को जलाने पे क्या मिलेगा, ठीक है, जिसमें NO2 आता है प्लस O2 आता है, ये मिलता है। कलर भी पूछा जाएगा आपको, एकदम भी क्वेश्चन है बनेगा, तो आप ये देख करके जाइएगा और दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। रासायनिक बंधन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें टेट्राहाइड्रल आता है, ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है पूछा जाएगा। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि CH4 में मीथेन में कोण कितना है, बंधन कोण कितना है, ठीक है, जो 109 डिग्री 28 मिनट आता है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। बंधन कोण और स्ट्रक्चर एकदम भी आप देख करके जाइए। ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं कि जितना भी अणु है चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, सहसंयोजक हो, उन सबका ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, ज्यामिति क्या है, किस तरह के होते हैं, आप ये देख करके जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसमें वीवीआई बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वीवीआई बन जाएगा, ये आप इसमें देख करके जाइएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि कार्बनिक रसायन, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्रियात्मक समूह, ये सब जितना भी हो गया, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, ईथर हो, जो भी आप देख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब कुछ पूछा जाएगा, ये आप देख करके जाइएगा। मेरे भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे था। नेक्स्ट है हमारे दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, जैसे आता है ना कि पीड़ा, इसमें से पीड़ाहारी कौन है, इसमें से ज्वारनाशी कौन है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डीडीटी का क्या यूज़ है, ठीक है। उसके बाद एनाल्जेसिक क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, ठीक है। आप बायोलॉजी में आ जाइए, बायोलॉजी तो एकदम भी आई, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी तो देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी का ही पूछा जा रहा है, जिसमें से रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, जिसमें मेरे एग्जाम में आया हुआ था कि
क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, अर्थात जिसको बोलते हैं कि वनस्पतिक प्रजनन के क्या फ़ायदे हैं, जो हम कलमी वगैरह ये सब लगाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो समय से पहले हम बीज जो लगाते हैं उसके रिलेटिव में पहले ही हमको फूल और फल मिलने लग जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे मिल रहा है कि अमीबा कैसे अपना प्रजनन करता है, ठीक है, मुकुलन क्या है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पाचन जंतु और प्लांट किंगडम भी आई, ठीक है, कि ये फलना जो जानवर है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है, फलना जो जीव है किस किंगडम से बिलोंग करता है, आएगा। पाचन तंत्र से भी आई क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आप देख लें कि ये भी विटामिन की कमी तथा उससे होने वाले रोग हैं, तथा विटामिन का नाम, चाहे विटामिन ए को क्या बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, आप ये देख करके जाइएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं बिल्कुल। मैं जितना बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मतलब जो बोला जाता है ना कि आंखों से देखा हुआ बोला जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने एग्जाम दिया है, जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, या आप देख करके जाइए, थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। कोशिका और उसके प्रकार से भी पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें मेरे एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ही तरह के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, ये भी आपसे वीवीआई क्वेश्चन बनेगा, ये भी आप देख करके जाइएगा। और करंट अफेयर की बात करें तो आप, अगर आपके पास स्पीडी और एडिटोरिया दोनों है तो आप प्लीज़ दोनों देख करके जाइए। और 2024 नहीं भूलिए, ये भी आप देख करके जाइए, क्योंकि 2024 का आप रट के जाइएगा और 2025 भी रहेगा, तब जा करके आप कहीं 10 से 15 क्वेश्चन आप टच कीजिएगा लगभग सही सही। अदरवाइज आप भूल जाइए कि करंट अफेयर में बहुत अच्छा आप कर पाइएगा। 5 से 7 क्वेश्चन जाते जाते ना आपका हालत ख़राब हो जाएगा, यही हो रहा है। और अगर सिलेक्शन लेना है तो आप करंट अफेयर 2024 पूरा का पूरा करके जाइए। तो ये इस तरह का पूरा मैंने एनालिसिस दिया है दोस्तों, और आप देखिए कहीं से कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि एक दो टॉपिक मैंने कम बताया है आपको, और ज़्यादा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और रिव्यू से आप जुड़े रहिए कि कौन से शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और थोड़ा सा फर्जी चैनल जो है उनसे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि हर कोई आपको उस तरह का पूरा अनुभव देकर नहीं बताएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। खुद मैंने एग्जाम दिया है तो भी पूरी तरह से क्वेश्चन हमें याद नहीं, लेकिन टॉपिक याद है कि इस टॉपिक से ये पूछा जा रहा है। अलग अलग चैनल पर तो ये दावा किया जा रहा है कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा उन सब से आप सावधान रहिएगा और बिल्कुल सही चैनल से जुड़िए। और अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा भी काम अच्छा लगता है, मेरा अनुभव अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं अगला वीडियो करंट अफेयर का पहले अपलोड करूँगा, और फिर उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि मेरे भी दोस्त कुछ एग्जाम दे रहे हैं तो उनसे मैं पूछ करके आपके सामने फिर शेयर करूँगा कि आज के शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन, अगर एग्जाम हुआ है तो किस तरह का क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको डेफिनेटली फिर डालूंगा इस पर। तो आप तब तक के लिए जुड़े रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।